और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? ये है ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्वेश्चन। किसका? ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्वेश्चन। चलो, ए लिमिटेड इशूज़ ₹1 करोड़ ऑप्शनली, ये रुपीज़ है, ₹1 करोड़ ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑन 1 अप्रैल 2001। द बॉन्ड्स हैव जब एक यहाँ पे अपन सुन लेते हैं एक बार, जो भाई कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल। तो जब ये ना दे रखा हो कि किसके ऑप्शन पे कन्वर्टेबल हो सकता है, तो हमें हमेशा ये अज्यूम करना है कि होल्डर के ऑप्शन पे है ये कन्वर्ट कराना नहीं कराना। क्यों? क्योंकि कंपनी हमेशा जो एंटिटी है, अपन इस लॉजिक से समझ सकते हैं कि जो एंटिटी है वो हमेशा प्रूडेंस कंसेप्ट पे चलती है कि भाई हम हमारी मर्जी नहीं चलाएंगे, हम होल्डर पे ही रहने देते हैं कि भाई अगर होल्डर चाहे तो इसको कन्वर्ट कराए, चाहे नहीं कराए, तो ये क्या है, होल्डर की मर्जी पे होगा। द बॉन्ड्स हैव अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स एट and a face value of ₹10 each, and they offer interest payable at the end of each financial year at the rate of 6% per annum। इंटरेस्ट रेट या 6% पर annum, यानी ये वो वाली रेट है जिस पे अपन कैश फ्लोज निकालेंगे। ये पीवी वाली रेट नहीं है, ये कैश फ्लोज निकालने वाली रेट है। ठीक है, द बॉन्ड्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू एंड ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर इन ए लिमिटेड एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। यानी इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए? 1 करोड़। तो अमाउंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया 1 करोड़ का अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या है, फेस वैल्यू 10। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 10 लाख हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 लाख हो गए। 10 लाख ही बचा ना? हाँ, 10 लाख हो गए। ठीक है, तो यानी इसमें क्या लिखा हुआ है? ये रहा ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर इन ए लिमिटेड एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। यानी 10 लाख बॉन्ड हैं तो 10 लाख शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी 1 शेयर फॉर 1 बॉन्ड। Companies of similar risk profile have recently issued debt with a similar terms without the option of conversion एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये कौन सी रेट है? हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट है, यानी ये वो रेट है जिसपे अपने को पीवी करना है और अमोर्टाइजेशन टेबल में इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज एट इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि हमारी क्या है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो अपन इसमें फेयर वैल्यू निकालेंगे। कैश फ्लो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे। 2 टेबलें बनेगी। डाउट आता है कि भैया 2 टेबलें क्यों बनेगी? एक टेबल निकलेगी कैश फ्लो और पीवी निकालने के लिए, दूसरी टेबल बनेगी अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, चलो, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे 2 टेबलें बनेंगी अपनी। इसमें 2 टेबल अपन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे जो कैश फ्लोज है, कौन से, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वाला रीपेमेंट जो होगा उसको अपन क्या, मतलब जो भी इसमें कैश फ्लोज होंगे, इसमें कैश फ्लो क्या होंगे, देखो इसमें क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो हो सकता है कि हमें कन्वर्ट ना करना पड़े, हमें पेमेंट ही करना पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल पेमेंट जो होगा 8 ईयर्स के बाद वो, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हर साल जा रहे हैं उनको क्या करेंगे, पीवी करेंगे। किस रेट पे? मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, 8% की रेट पे। और हम क्या निकाल लेंगे, फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी डिफरेंस होगा किसमें, फेयर वैल्यू में और 1 करोड़ में, वो कहाँ चला जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। ये हुई हमारी फर्स्ट ए पार्ट। कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस द 8 ईयर्स लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स। इसमें क्या कह रहा है अपने को, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने को कह रहा है। कौन सी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने को कह रहा है। प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स इलेक्टेड टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स टू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अब देखो यहाँ से भी अपन आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि होल्डर ऑफ द बॉन्ड सिलेक्ट, तो यहाँ पे किसके पास ऑप्शन है, होल्डर के पास ही ऑप्शन है। यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि होल्डर के पास ऑप्शन है। कन्वर्ट द बॉन्ड टू द ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर में इन्होंने कन्वर्ट करा लिए आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, यानी इन्होंने 3rd ईयर में कन्वर्ट कराया लेकिन इंटरेस्ट पे हो चुका है 3rd ईयर का। ठीक है, चलो अपन इसकी देखते हैं कैसे हुआ इसका सोल्यूशन। चलो, it is a normal question of amortized cost method. Here we will prepare 2 tables, one for calculating the PV and other for amortization table. We will pass conversion entry in the 3rd year, क्योंकि 3rd year में convert हुआ, that is when actual conversion will take place. Firstly we will calculate the PV of financial liability and equity component. This will be done by market rate of interest, that is without conversion option interest rate, जो आपने ऊपर क्वेश्चन में दे रखी थी विदाउट कन्वर्जन वाली। मार्केट इंटरेस्ट शायद मेरे ख्याल से शायद 8% थी। हाँ 8% है। ठीक है, 8% की थी। चलो, इट इज़ अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज द ऑप्शन टू कन्वर्ट इज ऑन द होल्डर। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो अपन होल्डर मान लेते, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो क्या है, होल्डर है। ठीक है, होल्डर के हाथ में कन्वर्जन ऑप्शन है। चलो, अब ये अपनी सबसे ये सबसे पहले अपनी बनी, मतलब अपनी पहली टेबल। कौन सी टेबल? पीवी निकालने की टेबल, कैश फ्लोज निकालने की टेबल। ठीक है, कैश फ्लोज निकालने वाली टेबल है। अब अपन इसको इस तरह से टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और इस तरह से लाइन फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन में भी अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबल ही बनाना है। टेबल में टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो आप हो सके तो इस तरह से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 6 लाख के पेमेंट्स जा रहे हैं हर बार। 6 लाख कैसे आया, 6 लाख कैसे आया, 6 लाख कैसे आया देख लेते हैं। क्या है, 6%, तो 1 करोड़ का 6%। मैं भी चेक करता हूँ, जीरो में कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। 1 2 3। ठीक है, इसका 6%, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख का इंटरेस्ट जा रहा है और 1 करोड़ का प्रिंसिपल जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, ये निकाल दिया अपन ने
ये अपन ने कैश फ्लोज निकाल लिए, सारे 6 लाख के पेमेंट्स हो रहे हैं हर बार, ये 6 लाख और ये लास्ट में क्या है 1 करोड़ भी चला जाएगा। ये दोनों 8th ईयर के हैं तो 8th ईयर में इंटरेस्ट भी जाएगा और प्रिंसिपल का 1 करोड़ भी जाएगा। ये अपने पीवी फैक्टर आ गए, ये अपनी पीवी आ गई, सेम अमाउंट पीवी का यहाँ से भी आ जाएगा, वो तो खैर मेथड का फ़र्क है, बस पीवी तो सेम ही आएगी। चलो इक्विटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1 करोड़ का टोटल, उसमें से अपन ये माइनस कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा इक्विटी कंपोनेंट बच जाएगा। दूसरी बात जहाँ तक रही डेसिमल की बात, तो आपको आईसीआई में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने डेसिमल्स में आपको राउंड ऑफ करना है, अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप उसी में करना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप 2 डेसिमल में कर लेना और पीवी फैक्टर को आप शायद 3 डेसिमल में या 2 डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर पीवी फैक्टर जो है उसकी टेबल एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे भाई ये पीवी फैक्टर है ऐसे ईयर के, तो आपको वही वाले पीवी फैक्टर काम में लेना है, आपको अलग से कैलकुलेटर पे पीवी फैक्टर कैलकुलेट नहीं करने हैं, ठीक है। चलो अभी आ गई अपनी इनिशियल एंट्री, कहाँ आ गई है इनिशियल एंट्री आ गई 1/4/2001 पे, यानी जब हमने लोन, जब हमें पैसा मिला, हमने लोन लिया, ठीक है, यानी हमने क्या करे बॉन्ड्स दे दिए, तो ये बैंक अकाउंट में कितने आ गए पैसे 1 करोड़ आ गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड लाइबिलिटी कंपोनेंट कितने पे आएगा, फेयर वैल्यू पे दिखेगा, ये फेयर वैल्यू आ गई, ये इक्विटी पोर्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो अब अपने को क्या करना है इसमें, क्योंकि इसमें बोला है कि हमें इनिशियल रिकॉग्निशन बताओ, यानी फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, लेकिन इंटरेस्ट हमें कहाँ से मिलेगा, इंटरेस्ट हमें मिलेगा टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल इन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट निकालने के लिए अपन ने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई। क्या आ गया ओपनिंग बैलेंस आ गया, कौन सा ओपनिंग बैलेंस है ये वाला ओपनिंग बैलेंस आ गया अपनी फेयर वैल्यू का, ठीक है। फेयर वैल्यू को ओपनिंग, फेयर वैल्यू पे तो अपन अमोर्टाइजेशन टेबल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कौन सी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे अपने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करा इसमें 8850,960 का 8% कितना है 708,077, ठीक है। ये आ गया डेसिमल, लेकिन आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देंगे कितने डेसिमल्स में आपको राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट था 6 लाख का पेमेंट था, क्या था 6 लाख का पेमेंट था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सेम अपन ये सारी की सारी एंट्रीज इसमें करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल अपन बनाएंगे और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो लास्ट ईयर की कैलकुलेशन होती है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो फिगर आएगा इसको आप एज अ बैलेंसिंग फिगर रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्टीमेटली जीरो करना है। और क्या है, राउंड ऑफ की वजह से कभी कभी कुछ हज़ारों में या 100 रुपयों में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेज आ जाते हैं यहाँ पर इस वाले फिगर में। तो हमें क्या करना है, हमने ये वाला ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जो यहाँ से आया, हमने ये टोटल पेमेंट कर दिया, हमने जो लास्ट का हमारा बचा हुआ होना चाहिए, और इन दोनों का बैलेंस हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ऐसे डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स, क्या लिख देंगे यहाँ पे अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स, जिससे क्या ये वाला अमाउंट जीरो हो जाए। कि अल्टीमेटली क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंस, जैसे 533 रुपीज़ का डिफरेंस आया, ऐसे 100 रुपीज़ का आ सकता है, कभी 5 रुपये का भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ऐसा क्या किसकी वजह से, डेसिमल्स की वजह से। चलो अब अपना क्या हुआ, ये अपन ने 2 पार्ट कर लिए इसके, अपन ने इस क्वेश्चन के ये पहले के 2 पार्ट कर लिए, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। अब अपने को करना है प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ़ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स ऑन द ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। यानी क्या होगा, अगर अपन सिंपल भाषा में समझें तो क्या होगा, 3rd ईयर में क्या होगा, 3rd ईयर में जो भी हमारी कैरिंग वैल्यू होगी, कैरिंग अमाउंट जो होगा हमारा लोन का, जो हमारा कैरिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि लोन तो अब रहा ही नहीं, वो कन्वर्ट हो गया। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल पैदा हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने शेयर्स इशू करे, क्या करें हमने, शेयर्स इशू करे, ठीक है। हमारी क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी और हमारे जो कैरिंग अमाउंट है लोन का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कैरिंग अमाउंट के साथ साथ जो हमारा इक्विटी कंपोनेंट था वो भी फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ, वो अगेन इक्विटी में जाएगा। वो तो इक्विटी का इक्विटी में रहता है एक तरह से, तो उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस उसका हेड चेंज होता है, ठीक है। चलो अपन इसकी एंट्री देख लेते हैं अब कि क्या होगा कन्वर्जन पे। जब इन्वेस्टर कन्वर्जन कराने आया तो सबसे पहले हमारा देखो कब आया था, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कब आया था वो कन्वर्ट कराने आया था वो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर। चलो अपन अपनी टेबल पे चलते हैं, ये आ गए अपन अपनी टेबल पे 3rd ईयर, यानी ये वाला 3rd ईयर, ये रहा 3rd ईयर, यहाँ पर ये है अपनी क्या है, ये अपनी इसकी कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि उसने क्या करा, इंटरेस्ट ले लिया है, यानी ये अमाउंट डिडक्ट हो चुका है उसमें ना आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट उसको दे चुके हैं अपन। तो अपनी क्या कैरिंग अमाउंट बनती है 9201821, ये अपना कैरिंग अमाउंट। तो इस कैरिंग अमाउंट से अपन इस लाइबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। जो भी लाइबिलिटी होती है, जो भी हमारा लोन होता है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है,
ठीक है, हर लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, हर असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब हर असेट खत्म होगा तो वो क्रेडिट होगा, और हर लाइबिलिटी जब खत्म होगी तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। इसलिए अपन ने क्या करा, इसको डेबिट कर दिया। हमारा इक्विटी कंपोनेंट भी उसी में था, इक्विटी कंपोनेंट भी हमने इनिशियल रिकॉग्निशन में क्रेडिट करा था, हमने उसको रिवर्स कर दिया। ये तो सेम अमाउंट आएगा, कौन सा 1149,040, ये तो यहीं से, ये थोड़ी हिल रहा है, इसमें थोड़ी ना कुछ चेंज आ रहा है, ये तो सेम ही रहेगा। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा 11, ये रहा इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है, दिख रहा है आपको, सॉरी ये तो हाईलाइटर है ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये जो इक्विटी वाला था अपन उसको खत्म कर रहे हैं, वो अपन लोन खत्म कर रहे हैं तो इक्विटी पोर्शन भी उसका खत्म हो जाएगा। ये रहा, ये इक्विटी का पोर्शन था 1149,040, ये 1149 भी 040 भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कर दिया हमने, इसे डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल, अब ये 1 करोड़ कैसे आया, उसमें क्या लिखा हुआ था, वन बॉन्ड इज इक्वल टू 1 शेयर। तो कितने शेयर थे, कितने बॉन्ड थे अपने पास, 10 लाख बॉन्ड थे, यानी कितने हो गए, 10 लाख शेयर हो गए। फेस वैल्यू पे इशू करे 10, आ गया 1 करोड़। जो भी बैलेंस है, बैलेंस कहाँ गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में गया। इस एंट्री का बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चला गया। इट इज़ जस्ट अ चेंज इन हेड, अदरवाइज बोथ इक्विटी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर इक्विटी कंपोनेंट ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता है, अल्टीमेटली इक्विटी का ही पार्ट होता है, राइट। इक्विटी हेड में ही दिखाते हैं बैलेंस शीट के, बस वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। बस अपन ने क्या करा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। अब इफ़ वी डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर देन ट्रांसफर कैन बी ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव। मान लो कि अपने को इसकी फेस वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, जैसे अपने को इस क्वेश्चन में अपने को शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10 दे रखी थी। अगर अपने को ₹10 की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो अपन या तो पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में डाल देंगे। क्या करेंगे अपन, पूरा, यानी ये जो अमाउंट था पूरा का पूरा, इसका जो टोटल था, ये जो टोटल था वो अपन पूरा का पूरा इसी में शेयर कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। और अगर हमें, जैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, चलो इसमें तो अपने को शेयर, इसमें चलो दे रखा था, इसमें तो अपने को शेयर का फेस वैल्यू दे रखा था, लेकिन अगर अपने को नहीं दे रखा होता तो अपन ये पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में डाल देते। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, या फिर हम सेम एंट्री डन एज अबव कर सकते हैं, जो हमने अभी करी वैसे ही से कर सकते हैं, लेकिन हम अजम्पशन में लिख देंगे कि जो फेस वैल्यू है वो अज्यूम्ड एज 10, ऐसा। मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमारे मन से थोड़ी ना अज्यूम कर सकते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है। अगर हमें अज्यूम करना है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो हम अजम्पशन में लिखेंगे कि सर वी अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 10। तो फिर अपन क्या करेंगे कि भाई हम 10 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं इंटू ₹10 की फेस वैल्यू, इसलिए हमारा अमाउंट 1 करोड़ जा रहा है और बैलेंस वाला सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहा है। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना है और क्वेश्चन में भी फेस वैल्यू नहीं दी हुई है तो अपन डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट, टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट, ये वाला अमाउंट 920, इस पूरे का टोटल, ये पूरा टोटल और ये पूरा टोटल सेम ही तो ये पूरे का टोटल अपन यहाँ पे डाल देंगे शेयर कैपिटल में। ये एंट्री नहीं आएगी कब, जब अगर अपने को शेयर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें अपन ने क्या करा, अगर अपन ब्रीफ ओवरव्यू करें एक बार वापस से इस क्वेश्चन का, तो अपन ने इसमें क्या करा, नॉर्मली सबसे पहले अपन ने इसमें अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड से फेयर वैल्यू निकाली, इक्विटी कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट को अलग अलग करा। फिर अपन ने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई जिसमें अपन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। थर्ड ईयर के एंड में आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट, यानी हम कौन सी हमारे हाथ में लाइबिलिटी है, यानी हम इंटरेस्ट देंगे इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद वो कन्वर्ट कराने के लिए आया, तो हम क्या करेंगे, कौन सी ये वाली वैल्यू क्यों ली हमने, ये वाली वैल्यू क्यों ली, एक मिनट, थर्ड ईयर एंड में आया ना वो, थर्ड ईयर एंड, ये देखो ये थर्ड ईयर एंड, ये वैल्यू क्यों ली, एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि ऐसी क्यों ली, डाउट आते हैं कभी कभी, ठीक है। ये वाला क्योंकि इन्वेस्टर ने थर्ड ईयर एंड में आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट उसने ले लिया, ये इंटरेस्ट उसने ले लिया, तो सॉरी थर्ड ईयर ये वाला, उसने ये वाला इंटरेस्ट, ये नहीं थर्ड ईयर ये, तो उसने ये वाला इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद हुआ, यानी हमारी क्या हुई वैल्यू, और शिट क्या हो रहा है मेरे से सॉरी बहुत गलतियाँ हो रही हैं, एक सेकंड ये कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, वापस सॉरी है ना, वापस, हाँ थर्ड ईयर एंड कौन सा है, ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, ठीक है, सॉरी ये ईयर 3, यहाँ पर आया। ये वैल्यू अपन ने क्यों कंसीडर करी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर वो आया। आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट का मतलब इतना इंटरेस्ट, इतना शेयर होल्डर को इससे मतलब थोड़ी है, ये तो अपन अपनी इंडिया 109 के अकॉर्डिंग के लिए करते हैं। शेयर होल्डर को तो इस इंटरेस्ट से मतलब है कि उसको तो इतना पता है कि मुझे 6% की इंटरेस्ट मिलेगी, तो वो ये इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद आया, यानी ये इंटरेस्ट पे हो गया था अपनी बुक्स में, यानी ये एंट्री पेमेंट की हो गई थी, यानी हमारी बुक्स में क्या बैलेंस बचा था, 9201821 का बैलेंस बचा था, इसलिए हमने इसी बैलेंस को यहाँ पर ख़त्म करा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और बताइएगा कैसा पढ़ाया, कैसा समझाया, इंप्रूवमेंट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो आप सबसे पहले मेन वही डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।